नमस्कार। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है और अब यह भी कहा जाने लगा है कि हर स्वस्थ व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वह महिला मां हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहन या बेटी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दूसरों को स्वस्थ रखने वाली महिलाएं अपनी सेहत को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। कोरोना काल में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हुए इस बार हमने अपने हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम को महिलाओं पर ही केंद्रित रखा था। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट महिलाओं से हमने बात की और उनके विचार जाने। आप भी सुनिए। हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी ज़्यादा होती है और जबकि उन्हें ज़रूरत पुरुषों से ज़्यादा होती है। तो आपके पास कुछ उनके लिए डाइट प्लान है, खास करके उनकी क्षमताओं को देखते हुए? रूरल एरिया में ये ज़्यादा है। सबसे पहले महिलाओं को यह समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने बताया कि उनकी ज़रूरतें ज़्यादा है। हमारी डेली ज़िंदगी में महिलाएं सबका ख्याल रखती है, अपने पूरे परिवार का, पति, बच्चे, अपने माँ बाप सबका ख्याल रखती हैं। पर इस पूरे ख्याल रखने के दौर में वो खुद को भूल जाती हैं कहीं। मतलब ये नहीं है कि वो खाना नहीं खा मतलब उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करती हैं, वो समय पर खाना ही नहीं खाती हैं। वो अपने को, ये एक बहुत बड़ी लोगों की सोच है कि वो अगर सबका सेवा कर रही हैं, सबका ख्याल रख रही हैं, इसके लिए सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। हमारे सोसाइटी में भी लोग उसी लेडी को इज्जत करते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर, बोलते हैं ना, एक औरत त्याग की मूर्ति होती है। एक सोसाइटी में एक अपब्रिंगिंग होती है, एक माइंडसेट होता है। इस पूरे माइंडसेट में महिलाएं या औरतें अपने आप को हमेशा साइड में रखती हैं। अगर वो 3 टाइम खाना समय पर खाएं तो सबसे बड़ी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहीं पर कम हो जाएंगी। लेडीज भगवान के भजन में, पूजा में, ये सारी लेडीज की प्रॉब्लम होती है। वो सुबह का नाश्ता जनरली स्किप कर जाती है। बच्चों को 8 बजे नाश्ता देती हैं, पति को टिफिन देती हैं, जो भी वो काम से निकल रहे हैं सबका ख्याल रखती है। बट उसके बाद वो घर का काम करने के चक्कर में वो अपना नाश्ता को छोड़ देती हैं। तो जबकि ब्रेकफास्ट या नाश्ता जो मॉर्निंग का, दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, उन्हें चाहिए कि इस मील को कभी ना छोड़े। वो सुबह अगर वो 6 बजे उठती हैं तो 7 बजे तक कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि घर में एक बनाना है या कोई भी सीजनल फ्रूट है, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि खाने के लिए आपको बहुत महंगे चीजों की जरूरत है। पर ये लेडीज बिल्कुल ही नहीं करती हैं। तो सुबह में करे, एक फल जरूर खा ले, उसके बाद 8 साढ़े 8 उठकर 9 बजे तक वो अपना नाश्ता जरूर करे। और उस नाश्ते में अगर वो रोटी भी खाना पसंद करती हैं, रोटी या डिफरेंट अनाज, जैसे रागी की रोटी, बाजरा की रोटी, जिसे रागी की रोटी को नाचनी भी बोलते हैं, इस तरह के भी जो कुछ भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट उनके बॉडी में जाएगा। कुछ प्रोटीन जो भी है उनके पास, दालें हैं, मूंगफली हैं, कुछ भी ऐसे करके वो खाएं। हरी सब्जियां सुबह के ब्रेकफास्ट में भी, एक सिंपल, अगर आप एक वेजिटेबल पोहा या रोटी या सब्जी ही खाएंगे तो आपकी मॉर्निंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दिन में भी 1 से 1:30 बजे के बीच में वो खाना जरूर खाएं, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही सभी कुछ हो। शाम को भी थोड़ा सा नाश्ता करें, रात में 8 बजे भी वो अगर खाना खाएं। अगर वो इतना भी खाना खाते हैं जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, कम हो जाएगी। पर हमारी महिलाएं ये बिल्कुल नहीं करती हैं। वो विश्वास रखती हैं दिन में 1 या 2 बार ही खाएंगे, और इतना कम खाने के बाद भी जब वो देखती हैं कि उनका वजन काफी बढ़ गया है, तो उनकी एक नॉर्मल सोच होती है कि अगर हम 1 बार खाना खाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। जबकि ये एक साइकिल है, उनके शरीर को बहुत सारी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर 30 इयर्स, क्योंकि बॉडी में तभी कैटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पर महिलाएं उस समय खाती नहीं है। ऐसा कहा जाता है, और ये आप बेहतर बता सकती है, कि आईवीएफ का जो पहला अटेम्प्ट होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं था। ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? इसके अंदर 2 बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि हर इंसान अलग है, हर एक का शरीर अलग है। आप अगर देखेंगे बिलियन लोग हैं तो बिलियन फिंगरप्रिंट्स हैं।
इवन एक कपल के 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी कितनी भी एक्सपर्टीज हो, चाहे हमारा कितना भी एक्सपीरियंस हो, उसके बावजूद भी जब हम एक पर्टिकुलर कपल से डील करते हैं तो वो कपल हमारे पास पहली बार आया है, ये हस्बैंड और ये वाइफ और इनके गेमेट्स पहली बार मिलेंगे, पहली बार एग और स्पर्म मिलकर के एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, हम जनरल एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि उनको कितने तरह की मेडिसिन चाहिए, उनके बॉडी के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वी मे गेट सम सरप्राइजेस। 5 दिन बाद 6 दिन बाद जाकर के हमें पता चलता है कि इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या इनकी बॉडी को ज्यादा या कम ट्रीटमेंट की जरूरत थी, ज्यादा या कम दवाइयों की जरूरत थी। तो हर एक इंसान अलग होने की वजह से ये कोई जनरल ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने एक फीवर है और आपने क्रोसिन दे दिया। इसमें इंडिविजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये पेशेंट की अपने पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, वो कितना फिजिकली एक्टिव हैं, और जैसा कि अभी हमने राइटली सुना कि वो कितने स्ट्रेस में हैं, स्पेसिफिकली द फीमेल्स, बिकॉज अगेन इनफर्टिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल प्रॉब्लम। ठीक है, सो जब हम एक बार ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं, तो जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, अराउंड 40% केसेस के अंदर फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल जाता है, एंड दैट इज द परसेंटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे सबसे टॉप लेबोरेटरीज में भी अगर देखेंगे तो 40% सक्सेस रेट होता है। लेकिन हाँ, जब हमने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया और हमारे पास एम्ब्रियोज फ्रोजन है किसी पेशेंट की, तो हम अब उस ट्रीटमेंट साइकिल को एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही थी, कहाँ पे कुछ कमी रही, कहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ पे जो है हम उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद ज्यादातर केसेस में सेकेंड अटेम्प्ट इज मोर सक्सेसफुल देन द फर्स्ट। कुछ सप्ताह पहले हमारे इसी प्रोग्राम में एक HIV सर्वाइवर आई थी, और उन्होंने जो अपना अनुभव सुनाया वो शॉकिंग था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। न सिर्फ समाज के बारे में बल्कि अपने ही परिवार के बारे में उन्हें अछूत मान लिया गया था और पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गई थी। अब ऐसे महिलाओं को बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है फिजिकल के साथ साथ। आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। जैसे कि आपने बोला कि HIV में जो ये महिला संक्रमित जो थी HIV से, उनको सोशली एकदम ही अलग कर दिया गया था। तो ये बात सही है कि अभी भी HIV, बिकॉज ऑफ द वे ऑफ इट्स ट्रांसमिशन, प्रिडोमिनेंट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो दैट इज व्हाई एक स्टिग्मा सोसाइटी में है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा, उसकी वजह से ये अभी भी एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। और ये सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होता है कि अगर उनको HIV हो गया तो वो अलग थलग, कई बार पुरुषों में भी ऐसा होता है, इसीलिए लोग अभी भी इसको खुल के आगे नहीं आ रहे हैं। ये वर्क फ्रॉम होम जो पेंडेमिक के कारण शुरू हुआ, इससे महिलाओं की जिंदगी में क्या परिवर्तन आप देखती हैं, दोनों तरह की महिलाओं में, जो वर्किंग है वो भी और जो होम मेकर्स हैं वो भी? किशोर जी, काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं कोविड के दौरान, हम लोगों ने देखा है। वर्क फ्रॉम होम में रूटीन पूरा चेंज हो गया है। अब जो महिलाएं काम पे जाती थी, जो ऑफिस के लिए निकलती थी, उनके लिए एक तरह से कंफर्ट जोन भी आ गया है, बिकॉज अब वो अपने हेल्थ का, अपने फैमिली मेंबर्स का, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ और घर की, मतलब सारी चीजों को आप देख भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो उस वे में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो स्पेशली फॉर होमली, जो घर पे ही महिलाएं जो घर से काम करती है, उनके लिए थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ भी गई हैं। बिकॉज आप देखेंगे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो घर में ही अब हमेशा अगर है तो वो खाने से लेके सब कुछ मैनेज करना, तो पूरा 24/7 उनको लग रहा है कि हमारा काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए दोनों ही टाइप की सिचुएशन है। ये इमोशनल वेलनेस क्या होती है और महिलाओं को
किस माहौल में ये ज़्यादा मिल सकता है? क्योंकि ये बहुत लोग मानते हैं कि ये सब शहरी बातें हैं। इमोशनल वेलनेस तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में शुरू से इन चीज़ों के बारे में बताया गया था, लेकिन हमने क्या किया कि हम उन चीज़ों को भूल गए कहीं बीच में, और हमने जो हमारे लाइफ में जो सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको पकड़ा, उनसे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चली गई कि जैसे कि छोटी छोटी बात है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए या वैसे रहना चाहिए या इस ढंग से रहना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं लड़कियां उस चीज़ को सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हम में कुछ कमी है, शायद इसलिए हमें ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अगर इमोशनल वेलनेस की बात करें तो इमोशनल वेलनेस क्या चीज़ है? इमोशनल वेलनेस ये है कि हमें अपने आप को अंदर से इतनी एलिवेटेड स्टेट में रखना है कि हम अपनी लाइफ को अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर जाके ऑपरेट कर सकें, राइट? तो इसमें क्या है, हमारे को पतंजलि जी ने भी, महर्षि पतंजलि ने यही बोला था कि हम लोग एनर्जी बॉडीज हैं और हमें अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी हमें यही सिखाया कि हमें अपने थॉट्स को देखना है, बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। उन्होंने हमें साक्षी भाव की बात कही कि अपने थॉट्स को देखो और ये समझो कि आपके थॉट्स आपके साथ क्या प्ले कर रहे हैं, क्या वो थॉट्स आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या वो थॉट्स आपको नेगेटिविटी के टुवर्ड्स ले जा रहे हैं। बच्चे स्कूल में आ गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, ये आपके लिए राहत की बात है या चिंता की या डर की? देखिए, दोनों ही चीजें होती हैं। राहत की बात भी मैं बोलूंगी और थोड़ी सी चिंता, क्योंकि बच्चे अभी ऑलमोस्ट देखिए 2020 के बाद से अब आए हैं 2022 में, तो बच्चों में जो एक चेंजेस, क्योंकि अभी क्या है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं आई है बिकॉज वी आर स्टिल हैविंग अ हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन, हमारा वो जो हाइब्रिड मोड चल रहा है। पर हमने ये देखा है कि बच्चों में अभी एक डर तो मैं नहीं बोलूंगी, बट येस देयर इज सम चेंज दैट हैज हैपेंड। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर अग्रेसिव, थोड़े से अग्रेसिव हुए हैं घर में रह के। तो अभी उनको, जब वो स्कूल आए हैं तो अभी उनको ये देखना है कि वो किस तरीके से अपने पीयर के साथ मिक्सअप होते हैं, बिकॉज उनका जो रिलेशनशिप है, दिस सोशल रिलेशनशिप, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। तो उनका आपस में फ्रेंड्स के साथ उनका एक जो मिलना जुलना है वो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक हम वी आर फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एंड सिंस दिस इज द टाइम व्हेन वी आर मोर फोकसिंग ऑन एग्जाम्स। सो अभी सही मायने में अगर मैं बात करूं तो स्कूल पूरी तरह नहीं खुले हैं। ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चला जी, शुरू से अंत तक, अभी तक जो चल रहा है, मीडिया ने क्या सही भूमिका निभाई? क्योंकि हेजिटेंसी तो आज भी है। मुझे लगता है लोगों को इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड की किस तरह से आपका बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीनेशन, ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियरली लोगों को पहुंचाना चाहिए था। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है अगेंस्ट वैक्सीन, ये बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में एक्सेट्रा न्यूज़, मतलब आपके डिस्कशन ग्रुप्स में एंटी वैक्सर्स का थोड़ा ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस रहा है। सो आई फील दैट इट्स सिर्फ ये बोलना कि आप वैक्सीन ले लो इज नॉट इनफ। ऑल्सो ये जो आपका वेरियस प्लेटफॉर्म्स में इंफॉर्मेशन आता है कि आपको फ्रेंड्स फॉरवर्ड करते हैं कि इससे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, यंग मेन को इफेक्ट कर रहा है, ये इनको मिथ्स को बस्ट करना पड़ेगा। There should be more information coming from researchers and doctors and it should be very clearly spelled out. आजकल हम लोग ये जार्गन जो होता है मेडिकल, उसको क्लियरली आपके ऑडियंसेस को पुट अक्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है there should be a lot more stress from media houses. ये रूरल टूरिज्म की जो बात होती है, लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको कि रूरल टूरिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। मतलब खेत खलियान देखना और ताजमहल देखने को का वो जब कंपेयर करते हैं तो खेत खलियान और आम बगीचे, जैसा आपने जिक्र किया कि मलिहाबाद के बगीचे देखे आम के,
और चॉइस हो कि ताजमहल देखें, तो ताजमहल दूसरी बार देखना भी पसंद करते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए, रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किशोर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ज्यादातर देखा जाता है कि गोवा में या उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में काफी फॉरेनर्स जाते हैं गांव में इंडियन ऑथेंटिक विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। बट हमारे खुद के लोगों को इसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो बस हमारे बैकयार्ड में है, इसको क्या देखना, देसी मुर्गी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका, जो मिस दांगे ने भी कहा इससे पहले, इन्फ्लुएंसर्स जो है आजकल सोशल मीडिया पे, वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम इस चीज को कूल बना सकते हैं। रूरल टूरिज्म, आप लद्दाख में सब बाइकर्स जाते हैं और वो एक बहुत ही टिपिकल आइटिनरी होती है लोगों की, बट लद्दाख में भी कुछ बहुत ऑफ बीट जगह है, या लोगों को तो बहुत सारे, पंजाब में इतनी सारी अलग अलग क्लस्टर्स हैं जिसको लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अमृतसर जाते हैं, वो 3-4 चीजें देखते हैं, खाते हैं, वापस आ जाते हैं। बट शहर के बाहर जाके बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आजकल जो प्रमोशन और प्रचार हो रहा है वो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा देखती हूँ। और हमने अपने अनुभव से देखा कि एक कांस्टेबल से लेकर टॉप ऑफिशियल तक जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और पेंडेमिक के दौरान तो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। किस तरह की चुनौती रही, आप अपने अनुभव से बताएं। पेंडेमिक की बात करें तो नेचुरली ये एक ऐसा फिनोमिना था जो सभी के लिए बहुत नया था, लेकिन जब पुलिस को और हमारे मेडिकल प्रोफेशंस को फ्रंट लाइन पर रहना था तो एक अननोन बीस्ट की तरह था। हमें किसी को पता नहीं था कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसके क्या इलाज होगा, इससे क्या क्या हो सकता है, तो एक भय था। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि उस समय दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया। मेरी अपनी टीम ही, मैं स्पेशल ब्रांच में थी, तो मेरी अपनी टीम ही, हम उनको सभी प्रिकॉशंस के साथ भेजते थे फील्ड में। लेकिन उस समय जब एक पलायन शुरू हुआ हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का, उस समय उनके बीच में खड़े होके उनसे बातचीत करना, मेकिंग श्योर कि जहां पर खाना नहीं पहुंच रहा है वहां खाना पहुंचना, फिर हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है, मोर्चरीज में क्या सिचुएशन है, क्रेमेटोरियम्स में क्या सिचुएशन है, तो इन सब के ऊपर कवर कर ही रहे थे। इसके साथ साथ आई बिलीव कि पुलिस ने बहुत मतलब जो उनकी एक रेगुलर ड्यूटीज होती है उसके ऊपर उठ के काउंसलिंग करना लोगों की, उनमें एक जागरूकता लाना इस पेंडेमिक के बारे में और क्या क्या प्रिकॉशंस किस लिए जरूरी हैं, वो एक रीच आउट करना एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज था। बांग्ला में एक कहावत है, जेखाने बागेर भय शेखाने रात्रि भय। फैशन इंडस्ट्री जो है, जब जब इनको जरूरत पड़ती है बूस्ट की, उसी समय कुछ ना कुछ हो जाता है दुनिया भर में। क्या अभी जो हुआ है ये हमारे हिंदी दर्शकों को बताइए कि हम इससे उबर पाएंगे? बिल्कुल उठ पाएंगे, क्यों नहीं। क्योंकि जैसे मैंने शंकर जी से कहा कि अभी क्या है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग में काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। दूसरा, उनके मेरे हिसाब से ये जो पैंडेमिक आया था उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो थी जिसमें थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड था वो आया है, क्योंकि लोगों को थोड़ी मतलब उनकी थोड़ी सी सुध वापस आई है कि मतलब जिस लेवल पे काम चल रहा था और जिस तरीके से वो बेचा जा रहा था, या तो थोड़ा कुछ चीजें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही मतलब रिडिकुलस कॉस्ट में बिक रही थी, या तो उस तरीके से लोगों को कस्टमर हैज बिकम अ लॉट मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज अवेलेबल। तो उससे क्या होता है कि उनको चॉइस मिल गई है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज टू बी गुड, नहीं तो
एक तरीके से वो कहते हैं ना, सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द चैफ, वो हो गया है पैंडेमिक की वजह से। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आता है, तो क्यों नहीं खरीदेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे दुकान से हो। हेल्थनामा का ये विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप YouTube के हील टीवी पर जाकर इसे लाइक कर सकते हैं। वहां आपको हेल्थनामा के सभी एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, हर रविवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे हमारा शो हेल्थ फॉर ऑल देखना ना भूलें, YouTube और Facebook पर लाइव। नमस्कार।